बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 54 डिस्कस करते हैं। मिस्टर कतील जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और एक बिजनेस जिसका नाम कतील एंटरप्राइजेज है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सवाल में दी हुई है। सो इट्स इनकम स्टेटमेंट जिसके एंड के ऊपर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर गिवन है। सवाल का रिक्वायरमेंट आप देख लें तो आपने इनकम का कंप्यूटेशन भी बनाना है और टैक्स का कंप्यूटेशन भी बनाना है। मिनिमम टैक्सेस को इग्नोर करना है एंड दिस इज़ द सिंपल रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, सो बिजनेस इनकम अपेरेंटली नज़र आ रही है सवाल में। सो हमारी बिजनेस इनकम की जो वर्किंग है वो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे और जो आइटम्स आ रहे हैं जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो इसमें जो करेक्शन की ज़रूरत है वो कर लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो करेक्शन की ज़रूरत है वो कर लेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मेक दिस वर्किंग वन एंड आई विल कॉल इट बिजनेस इनकम। और इस वर्किंग को हमने स्टार्ट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर से। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर है 2809,297। सो 2809,297। अच्छा जी, अब इंफॉर्मेशन देखते हैं सवाल में क्या है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है ₹45,000 which has been paid as fine for violation of contract with customer for delay in supply of goods। सो फाइन्स और पेनल्टीज़ क्या हमें एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होते हैं या नहीं, ये हमने डिसाइड करना है। और अगर हमने सही डिसीजन लेंगे तो हम ट्रीटमेंट भी सही कर सकेंगे इसका। सो टैक्स लॉ की प्रोविजन देख लेते हैं। सो डिडक्शंस नॉट अलाउड में हमने पढ़ा है कि फाइन्स और पेनल्टीज़ किसी भी किस्म के हों, अगर उसके साथ वायलेशन ऑफ लॉ जुड़ी है तो फिर आपको सेक्शन 21 की प्रोविजन अप्लाई करना है, उसको एक्सपेंस नहीं मानना है। सो वायलेशन ऑफ लॉ अगर होगी तो फिर फाइन या पेनल्टी एक्सपेंस आउट नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर कोई फाइन और पेनल्टी है जिसमें लॉ वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, मिसाल के तौर पे आपने बिजली का बिल टाइम पे नहीं दिया तो आपको कुछ फाइन, कुछ एडिशनल पेमेंट करनी पड़ी ना, ये कुछ फाइन तो है लेकिन वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। इसी तरह बैंक की इंस्टॉलमेंट आपने लोन की अदा करनी थी, आपने टाइम पे अदा नहीं की तो बैंक ने आपको कुछ जुर्माना कर दिया, अगेन इसमें वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। ये म्यूचुअली एग्रीड एक एडिशनल अमाउंट है जो आप पे कर रहे हैं बैंक को। लेकिन अगर लेट से आप बिजली चोरी करते हैं और उसके ऊपर आपकी फैक्ट्री को जुर्माना हो जाता है तो दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ। तो हमें ये देखना है ज़रूरी कि फ़ाइन या पेनल्टी सिर्फ काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको ये भी देखना होता है कि क्या इसमें वायलेशन ऑफ लॉ है या नहीं है। सो आपने तो वायलेट किया है कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसमें तो लॉ की ये तो दो पार्टीज़ के दरमियान एक मुआहदा है और अगर आप उसे वायलेट करेंगे तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से आपने कुछ फ़ाइन अदा करना है। सो दिस फाइन इज़ नॉट इन वायलेशन ऑफ लॉ। तो इसलिए जो फाइन आपने अपने कस्टमर को अदा किया ये अलाउड है एज एक्सपेंस और मुझे अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किसी भी किस्म की कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स लॉ भी इसको एक्सपेंस के तौर पे एक्सेप्ट करता है और अकाउंटिंग में आपने ऑलरेडी इसको माइनस किया हुआ है एज एक्सपेंस क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 19 लाख रुपए। सो अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन तो टैक्स लॉ में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। टैक्स लॉ में तो अपनी डेप्रिसिएशन खुद बनानी होती है आपने टैक्स लॉ के कानून के मुताबिक, और इसमें शामिल है डेप्रिसिएशन और लीज एसेट। लीज के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब आप कोई एसेट लीज पर लेते हो तो उसका डेप्रिसिएशन आप अकाउंटिंग में तो कैलकुलेट करते हैं लेकिन टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन नहीं होता उसका। एनीवेज, तो ये 19 लाख रुपए टोटल इन्होंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी है। फिलहाल तो हमने सिंपली ये करना है कि जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है उसको वापस इस प्रॉफिट में जमा कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है तो इसका मतलब माइनस हुआ हुआ है और इसका इम्पैक्ट ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं 19 लाख रुपए वापस जमा कर रहा हूँ। मैंने इस प्रॉफिट को इस काबिल बनाना है कि टैक्स कैलकुलेट हो सके इस पे, तो ज़ाहिर इसको टैक्स लॉ के सारे प्रोविजन के मुताबिक करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या शामिल है जी? 4.5 लाख रुपए पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर 15 ईयर्स। 15 साल के लिए एक लाइसेंस है वो आपने रिन्यू करवाया है। तो अब अगर आप इसमें ज़रूरी है कि आप थोड़ा रिकॉल करें और इंटेंजिबल्स पढ़ते हुए मैंने आपको ख़ास तौर पे ये बात बताई थी कि कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जिसका बेनिफिट एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स एन एडवांटेज बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, तो उसको इंटेंजिबल्स की डेफिनेशन में लिखा गया है। तो मतलब ये कि वो इंटेंजिबल हो जाता है। अगर वो इंटेंजिबल हो जाता है तो फिर आप उसको
सिंपल एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते, आपने उसकी एमोटाइजेशन कैलकुलेट करनी होती है। और एमोटाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए कानून ये है कि आप कॉस्ट को डिवाइड करोगे उसकी जो भी यूज़फुल लाइफ आपको बताई गई है उससे। तो ये आपकी एमोटाइजेशन बनेगी। ठीक है जी। सो इसका मतलब ये कि दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये करें कि जो इंटेंजिबल की कॉस्ट है, लाइसेंस, ठीक है। सो लाइसेंस के जो पैसे हैं 4.5 लाख रुपए, रिन्यूअल जो आपने किया, वो 4.5 लाख रुपए आप पहले तो प्रॉफिट में वापस जमा करें, क्योंकि ये हम एक्सपेंस मानते नहीं। और दूसरी एक आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी फॉर एमोटाइजेशन। सो आई विल मेक वर्किंग 2 फॉर एमोटाइजेशन। ठीक है। सो एमोटाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4.5 लाख रुपए जो टोटल कॉस्ट है, इसको डिवाइड करेंगे जो नंबर ऑफ ईयर्स उन्होंने बताए हुए, 15 साल बताए हुए यूज़फुल लाइफ। तो इसका मतलब एक साल की एमोटाइजेशन जो बनती है वो 30,000 रुपये बनती है। सो ये 30,000 रुपये एमोटाइजेशन है, और ये बिल्कुल टैक्स लॉ एक्सपेंस मानता है। तो इसलिए आप एमोटाइजेशन और रेफर कर दें वर्किंग 2 में आपने ये काम किया है, और 30,000 रुपये एक्सपेंस के तौर पे लिख लें। ये टैक्स लॉ के मुताबिक है ये एक्सपेंस। नेक्स्ट आइटम देखें जी, दैट इज व्हीकल टैक्स पेड इन कैश अमाउंटिंग टू ₹55,000 फॉर 8 ऑफिस कार्स। आपने व्हीकल टैक्स अदा किया है। नो, ये अगेन चूंकि इसका नाम लिखा है व्हीकल टैक्स, तो इसका मतलब ये इनकम टैक्स नहीं है। तो अब ये जो टैक्स है, क्या मैं मुझे फैसला ही करना है क्या मैं इसको कैश में पे कर सकता हूँ, क्योंकि कैश पेमेंट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और वो हमने डिडक्शंस नॉट अलाउड में पढ़ा है। सो अगेन आई विल मूव टू डिडक्शंस नॉट अलाउड। और यहाँ पे हम देखते हैं ज़रा जाके कि अगर कोई भी खर्चा हो किसी एक हेड ऑफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज़्यादा, तो आपने उसको बैंकिंग चैनल से पे करना होता है। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थी कि किस किस पे ये अप्लाई नहीं होगा। अबव इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, फाइन्स। सो टैक्सेस इसमें शामिल है। मतलब ये कि अगर आप कोई टैक्स अदा कर रहे हैं तो वो आप कैश में पे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैंकिंग चैनल वाला कानून है ये टैक्सेस की पेमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब टैक्स लॉ को इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि जो आपने व्हीकल टैक्स पे किया है और कैश में अदा कर दिया है, टैक्स लॉ को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं। सो इसलिए मैं व्हीकल टैक्स की जो अमाउंट है, व्हीकल टैक्स, इसके ऊपर मैं कोई एडजस्टमेंट अपने प्रॉफिट में नहीं करूंगा। इसको टैक्स लॉ एक्सपेंस मानता है। 2 लाख रुपए पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू के इलेक्ट्रिक फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर एट फैक्ट्री। सो अगर आपने 2 लाख रुपए पे किया है एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो वापस मिलने होते हैं, ये तो वैसे भी एक्सपेंस आइटम है ही नहीं, ये तो एसेट के तौर पे अपीयर होता है बैलेंस शीट में। और आपने गलती ये की हुई है कि 2 लाख रुपए को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया हुआ है। तो इसलिए इसको तो रिवर्स करना होगा कि जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है के इलेक्ट्रिक को, ये 2 लाख रुपए आप वापस जमा करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट आइटम इज़ ₹3 लाख कलेक्टेड बाय के इलेक्ट्रिक एज एडवांस टैक्स थ्रू मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब बिजली के बिल में उन्होंने आपसे कुछ एडवांस टैक्स ले लिया। एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स का मतलब इनकम टैक्स ही होता है। और ये जो 3 लाख रुपए है, इसको एक्चुअली हमने करना क्या होगा, जब हम अपनी टैक्स की कैलकुलेशन बनाएंगे तब हम विद होल्डिंग टैक्स माइनस करेंगे। तो अभी मैं इसको, पहले तो एक्सपेंस नहीं है ये 3 लाख रुपए, ठीक है जी, इसको आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल कर दिया, गलत किया है। तो इसलिए 3 लाख रुपए को तो रिवर्स करें कि जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है के इलेक्ट्रिक को। सो ये 3 लाख रुपए हम वापस जमा कर रहे हैं प्रॉफिट में। और दूसरा काम ये करते हैं कि एक अलहदा से विल कॉल इट वर्किंग 3, और इसमें हम जितने भी एडवांस टैक्स सवाल में आएंगे या विद होल्डिंग टैक्स, वो हम सारे लिख लेंगे। सो के इलेक्ट्रिक को आपने जो 3 लाख रुपए पे किए हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको हम अपनी जब टैक्स की वर्किंग बनाएंगे तो हम उस वक्त इसको माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट इज कैश डोनेशन टू पुअर फैमिलीज अमाउंटिंग टू ₹64,600। और फिर आपने 20 लाख रुपए डोनेशन दिया ईदी फाउंडेशन को, और साथ में ये भी बताया हुआ है कि 13 स्केड्यूल में है ईदी फाउंडेशन का नाम। सो पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि डोनेशन कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है। और अगर आपने इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल किया है तो दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक। तो पहले तो इस मिस्टेक की करेक्शन हो जाए
कि ये जो 64,600 और 2 मिलियन, इसको तो वापस जमा करें आप अपने प्रॉफिट्स के अंदर। ठीक है, सो आई गो बैक टू माय बिजनेस इनकम वर्किंग, और डोनेशंस जो आपने दिए टू फैमिलीज, पुअर फैमिलीज, 64,600, ये वापस जमा करें। और दूसरा ईदी फाउंडेशन को जो आपने दिया 20 लाख रुपए, ये भी प्रॉफिट में वापस जमा करें। और जो डोनेशन है उसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास टैक्स लॉ में, वो हम उसका टैक्स क्रेडिट बनाते हैं। ठीक है, सो टैक्स क्रेडिट डोनेशंस का बनाया जाता है। और चैरिटेबल डोनेशंस की जो टैक्स क्रेडिट्स हैं वो जो थर्ड स्केड्यूल में एंटिटीज मेंशन्ड हो, उनको अगर आपने डोनेशन दिया है तो बिल्कुल आप उसका टैक्स क्रेडिट बना सकते हैं। और ये पे भी क्रॉस चेक के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, सो पहले तो हम ये देख लेते हैं दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये 13 स्केड्यूल में है ईदी फाउंडेशन, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो इसका मतलब 20 लाख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स क्रेडिट बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो 64,600 है, ये तो आपने पूर फैमिलीज को दिया है, इसका कोई टैक्स क्रेडिट नहीं बनेगा। ठीक है, 64,600 का सिर्फ सवाब मिलेगा आपको। सो 20 लाख रुपए के लिए मुझे टैक्स क्रेडिट बनाना होगा, और मैं उसके लिए एक अलहदा वर्किंग बनाऊंगा। एंड आई कॉल इट वर्किंग 3 तक हम आ चुके हैं, आई कॉल इट वर्किंग 4, एंड दिस इज फॉर टैक्स क्रेडिट्स। और पहला टैक्स क्रेडिट हमारे पास आ गया डोनेशंस। ठीक है जी, डोनेशंस का टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हम पहले एक वैल्यू सी फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू सी कैसे बनती है? अमाउंट ऑफ डोनेशन को कंपेयर करना होता है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, तो तब वो वैल्यू सी बनती है। तो अभी हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम डोनेशन की अमाउंट लिख दें, वो है 20 लाख रुपए। लेकिन अभी हम 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये अभी हम नहीं बना सकते, क्योंकि अभी हमने टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करनी है। तो इस वर्किंग को हम अधूरा छोड़ेंगे, और जब हम टैक्सेबल इनकम बना लेंगे तो फिर उसके बाद इसकी बारी आएगी, इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट इज पेनल्टी ऑफ 25,000। ये पेनल्टी आप पे लगाई है कमिश्नर ने, क्योंकि आपने रिटर्न जो है वो टाइम पे जमा नहीं कराई थी। तो ये तो बिल्कुल वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इसलिए ये जो वायलेशन ऑफ लॉ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में अगर आपने कोई वायलेशन ऑफ लॉ की है, तो वो उसके ऊपर जो फाइन या पेनल्टी होगा वो आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। सो वायलेशन ऑफ लॉ बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए पेनल्टी बाय कमिश्नर और 25,000 रुपये की जो पेनल्टी आप पे लगी, वापस आप ऐड बैक करें, क्योंकि ये एक्सपेंस के तौर पे आपको अलाउड नहीं होगा। सो ये 25,000 इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया 1,28,000 का ऑन अराइवल ऑफ फॉरेन कस्टमर्स फॉर बिजनेस पर्पजेज। बिजनेस पर्पजेज के लिए 1,28,000 का खर्चा। और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में देखना क्या होता है एक्चुअली, बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में ही हमने पढ़ा था कि आप को एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस जो है उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या ये फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है या नहीं, और इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशंस ऑफ बिजनेस एंड सब्जेक्ट टू ओवरऑल नॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। सो अगर ये इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस है तो फिर बिल्कुल एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आप कर सकते हैं। ये इसकी कुछ कंडीशंस थी, इसमें से कोई भी वायलेट नहीं हो रही, और बिजनेस के लिए ही ये कस्टमर्स हैं। सो यहाँ पे आपको एक एजम्पशन बताना होता है एग्जामिनर को कि हम बिल्कुल एज्यूम कर रहे हैं कि ये दिस एक्सपेंस इज इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस, और फिर आप इसको एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं। सो जो एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट इज़ फॉर द कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस और इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। ओके जी, अदर इनकम में भी कुछ अमाउंट शामिल है, और वो पहली अमाउंट बता रही थी डिविडेंड। सो डिविडेंड की जो अमाउंट है, ये आपने अदर इनकम में लिखी हुई है। अदर इनकम कहाँ नज़र आ रहा है आपको? ये अदर इनकम है, इसका मतलब ये अदर इनकम इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जमा हुई हुई है, राइट। सो पहले तो आप ये काम करें ना कि डिविडेंड जो है वो टैक्स लॉ के मुताबिक बिजनेस इनकम तो है ही नहीं। ठीक है, सो इसलिए इसको पहले तो इसका हेड ऑफ इनकम सही करें। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने पढ़ा है कि जो डिविडेंड है इट इज़ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
और फिर हमने जो टैक्स रिजीम्स का टॉपिक पढ़ा था, टैक्स रिजीम्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज है यानी फाइनल टैक्स रिजीम, उसमें डिविडेंड आता है, और इसके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो टैक्स इम्पोज जो है वो फाइनल टैक्स होता है। ठीक है, सो ये फाइनल टैक्स होता है हमने जो टैक्स इम्पोज करना है। ठीक हो गया जी। सो नतीजा ये निकलेगा कि आप के जो डिविडेंड है, पहला नतीजा ये है कि डिविडेंड इज़ नॉट इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसलिए तो जितनी अमाउंट आपने बिजनेस इनकम में लिखी है, इन्होंने बताया 5,80,000, इसको बिजनेस इनकम से तो निकालें। सो 5,80,000 को मैं यहाँ से तो निकाल देता हूँ क्योंकि ये बिजनेस इनकम नहीं है। और इसकी मेरी जब मैं वर्किंग फाइनल कर रहा हूँ, सो ये मैंने एक मेन वर्किंग पहले से लिख ली है सिर्फ टाइम बचाने के लिए। सो इसकी जो जगह होगी मेरी कैलकुलेशन में वो कहाँ होगी, वो फाइनल टैक्स रिजीम में होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सामने होगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा डिविडेंड की अमाउंट को। ठीक है, नॉर्मल टैक्स रिजीम का पार्ट ही नहीं इसको बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट आनी चाहिए वो ग्रॉस आनी चाहिए, तो मुझे पहले एक वर्किंग बनानी पड़ेगी जिसमें मैं इस डिविडेंड को पहले ग्रॉस अप करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डिविडेंड की अमाउंट मुझे दे रहा है, आई मेक अ वर्किंग, लेट्स कॉल इट वर्किंग 5, एंड दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इसमें हम लिख रहे हैं डिविडेंड, जो कि हमें नेट अमाउंट बताई हुई है 5,80,000। सो 5,80,000 के अलावा क्या क्या बताया हुआ है, हमें बताया हुआ ये है कि इसमें से 15% टैक्स काटा गया है और ज़कात भी काटी गई है 1 लाख रुपए की, एंड दिस ज़कात इज अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। तो ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस का क्या ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है जी, वो हमने पढ़ा था डिडक्टेबल अलाउंसेज में। ठीक है, सो डिडक्टेबल अलाउंसेज में हमने ये कहा था कि अगर आपको कोई ज़कात मिली है विच इज़ अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो आप उसका क्या कर सकते हो, उसके के साथ क्या सलूक करोगे, उसको बनाओगे आप डिडक्टेबल, यू विल ट्रीट इट एज एन डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है जी। लेकिन अगर वो प्रॉफिट ऑन डेट पे हो और प्रॉफिट ऑन डेट फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल कर रहा हो, तो सॉरी फॉल ना कर रहा हो, तो फिर हम उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक्सपेंस बनाते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम इस प्रॉफिट ऑन डेट की बहस में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अभी तो ये वाला सिनेरियो तो है ही नहीं हमारे सामने तो ये वाला है। तो डिविडेंड के ऊपर जो आपसे ज़कात ली गई, दैट इज़ ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, तो हम उसका डिडक्टेबल अलाउंस बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे साथ ही आप एक छोटी सी वर्किंग और भी लिख सकते हैं, यू कैन कॉल इट वर्किंग 6, एंड दैट इज़ फॉर डिडक्टेबल अलाउंसेस। और इसमें सबसे पहला डिडक्टेबल अलाउंस आ गया ज़कात, और ज़कात की जो अमाउंट आपको सवाल में बताई हुई है दैट इज़ 100,000। अब इस डिविडेंड को ग्रॉस अप करना है। ग्रॉस अप करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप नेट डिविडेंड में प्लस करें जो भी ज़कात है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करें 100/85 से। 85 इस बेसिस पे कि 15% अगर रेट ऑफ टैक्स हो डिविडेंड के ऊपर, जो बताया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो ये 15% का रेट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ज़कात की अमाउंट 1 लाख दी हुई है, नेट डिविडेंड आपको दिया हुआ है। तो बहुत ही ईजी हो गया। अब आप क्या करेंगे, 5,80,000 में आप जमा कर दें ज़कात की अमाउंट जो कि है 1 लाख, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड कर दें आप 85 से। सो व्हाट यू विल गेट इज डिविडेंड विच इज़ ग्रॉस। ये ग्रॉस डिविडेंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा जी, अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 800,000। अब 800,000 में और 5,80,000 में जो डिफरेंस है वो किन दो अमाउंट्स का है, एक ज़कात का और एक टैक्स का। ठीक है, ज़कात आपको बताई हुई है कि वो 1 लाख है, तो बाकी जो अमाउंट बचती है 1,20,000, दैट विल बी योर टैक्स, जो 15% से बनता है। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो आप अगर इस 8 लाख के ऊपर 15% का रेट अप्लाई करें तो ये 1,20,000 ही बनेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़ डन। अब ये जो डिविडेंड है, ये चूंकि फाइनल टैक्स रिजीम का आइटम है, इसलिए ये हमारी बाकी किसी भी सिचुएशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो हमारे पास जो फाइनल टैक्स रिजीम का वर्किंग होता है
वो सिंपली होता है कि आप एफटीआर में लिख दोगे 8 लाख रुपए डिविडेंड के, ठीक है जी। और डिडक्टेबल अलाउंस इसका बनेगा नॉर्मल टैक्स रिजीम में, और जो टैक्स आपसे लिए गए 1,20,000 रुपये वो आप यहाँ टैक्स इम्पोज में लिखेंगे, और जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज 3 फिगर्स में मुकम्मल हो जाता है। एक ग्रॉस अमाउंट जो आपने 8 लाख लिखी, और दो ये अमाउंट्स होती हैं जो आपसे टैक्स विदहोल्ड हुआ उतना ही यहाँ पे माइनस हो जाता है, ताकि टैक्स डिमांड जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो ये तो समझे एफटीआर का हमने किस्सा ही ख़त्म कर दिया। मतलब इसको समझे कि हमने जो ट्रीटमेंट देना था वो दे दिया। नेक्स्ट इज़ कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस 12 लाख के हैं, और ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं जो आपने 1 अगस्त को ख़रीदे थे। नाउ जो ये किस में शामिल है, ये शामिल है अदर इनकम में। तो अदर इनकम में अगर शामिल है तो इसका मतलब इस प्रॉफिट में शामिल है। तो प्रॉफिट में अगर शामिल है तो क्या कैपिटल गेंस बिजनेस इनकम होते हैं? नो, टैक्स लॉ की नज़र में ऐसा नहीं है। तो इसलिए पहले तो आप काम ये करें कि अपनी बिजनेस इनकम से इस 12 लाख रुपए को निकालें। सो ये कैपिटल, सॉरी आई शुड यूज ब्लैक पेन। सो कैपिटल गेन्स जो हैं वो 12 लाख रुपए के हैं, और इसको आप यहाँ से तो माइनस कर दो, क्योंकि ये बिजनेस इनकम नहीं होता है। और सवाल में चूंकि कोई और कैपिटल गेन्स नहीं है, तो इसलिए हम इसको अपने कैपिटल गेन्स का जो आइटम है नॉर्मल टैक्स रिजीम में वहाँ पे लिख लेते हैं। ये सिक्योरिटी भी नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं, इसलिए नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये कैपिटल गेन रहेगा। अच्छा जी, सो कैपिटल गेन्स का भी खात्मा हो गया। अगला है 29 जून 2024 यानी साल के आखिरी दिन एक लीज मशीनरी थी जो कि ट्रांसफ़र हो गई टू कतील ऑन मेच्योरिटी ऑफ लीज। The leasing company was asked to adjust the amount of security deposit against residual value of rupees 1 lakh. The date of commencement of lease was 1st July 2019. Lease rentals paid during the year amount to rupees 2,70,000. So अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई हुई हैं उनका एक एक करके हम ट्रीटमेंट देखते जाते हैं कि हमने करना क्या है। सो फर्स्ट थिंग आई डू इज़ कि एक तो मैं अलहदा से वर्किंग बना लेता हूँ कि मेरे पास जो लीज्ड एसेट है, सो लेट्स कॉल इट वर्किंग 4 भी हो चुकी है, 5 और 6 भी हो चुकी है, लेट्स कॉल इट वर्किंग 7। और ये हमारे पास है लीज्ड एसेट, ठीक है जी। लीज एसेट के केस में अब ज़रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। पहली इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हमें कि ये मेच्योरिटी पे 30 जून को क्या हुआ कि ये कतील को ट्रांसफ़र हो गया। तो इसका मतलब ये है कि साल आपका जब कंप्लीट हो रहा है तो उस वक्त साल कंप्लीट होने पे एसेट आपके नाम ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे समझने के लिए, एग्ज़ाम में बेशक ना बनाएं, लेकिन हम समझने के लिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये मेरा टैक्स ईयर है, तो इस ये जब ख़त्म हो रहा है तो इस वक्त ये एसेट आखिरी दिन पे मुझे मिल रहा है। सो इसका मतलब आखिरी दिन पे ये ओन्ड एसेट हो गया, और ड्यूरिंग द ईयर ये एक लीज्ड एसेट था। तो इसका मतलब दो ट्रीटमेंट मुझे करने पड़ेंगे। एक ट्रीटमेंट ये कि जब एसेट मेरा अपना हो जाता है तो फिर क्या करना होता है, डेफिनेटली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनानी होती है। इनिशियल अलाउंस आप इसलिए नहीं बना सकते लीज एसेट पे क्योंकि ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट ही नहीं है। एलिजिबल डेप्सिबल एसेट इसलिए नहीं है कि ये ऑलरेडी यूज्ड इन पाकिस्तान है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन बनानी होती है आपको इसके ऊपर। और जो लीज एसेट होता है उसके केस में आपने जो लीज का रेंटल होता है वो एक्सपेंस आउट करना होता है, वो पूरा एक्सपेंस बनाना होता है, ठीक है जी। अब आखिरी सवाल ये कि जब ये आपको ट्रांसफ़र होगा, जिस दिन आपको ट्रांसफ़र होगा उस दिन इसकी कॉस्ट कोई होनी होगी आपके पास, तो तभी आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनाओगे ना। तो वो कॉस्ट क्या होगी? सो अब हम ज़रा नोट्स पे जाते हैं और इन चीज़ों को थोड़ा सा लॉ की रोशनी में देख लेते हैं कि ये क्या बातें हैं। सो सबसे पहले हम विल रेफर टू बिजनेस इनकम, और बिजनेस इनकम में हमने पढ़ा है लीजिंग बिजनेस। सो लीजिंग बिजनेस में ये लिखा हुआ है
कि कंप्लीशन ऑफ लीज टर्म के ऊपर जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो कंसिडरेशन होती है लीजिंग कंपनी की। इसका मतलब वो कॉस्ट बनेगी जिसने लीज पे लिया हुआ है उसके लिए। ठीक है, सो इसका बिल्कुल अगर वाइस वर्सा हम पढ़ें बोलें तो वो क्या बनता है, वाइस वर्सा ये बनता है कि कॉस्ट क्या होगी, जो भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, इसको बार्गेन प्राइस भी कहते हैं, ये आखिरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होती है जो आप पे करके एसेट अपने नाम कर लेते हैं, तो ये कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब दूसरा ये कि क्या लीज रेंटल्स हमें सवाल में बताए हुए हैं, लीज रेंटल्स सवाल में बिल्कुल बताए हुए हैं। और बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में हमने ये पढ़ा था कि जो लीज रेंटल्स हैं वो आपको अलाउड होते हैं एज एक्सपेंस, फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसमें लीज रेंटल शामिल है। तो इसका लीज रेंटल जितना भी होगा वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा। लीज रेंटल देखें जरा सवाल में कितना लिखा हुआ है, वो बताया हुआ है 2,70,000। ठीक है, सो 2,70,000 रुपये का लीज रेंटल ये हमें एक्सपेंस के तौर पे टैक्स लॉ इजाज़त देता है। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी बताई हुई है, रेजिडुअल वैल्यू देखें वो सवाल में लिखी हुई है, क्वेश्चन के डाटा के अंदर जो लीज वैल्यू लिखी हुई है दैट इज ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी द अकाउंटिंग रिटर्न ऑन वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज सो एंड सो। अच्छा नहीं, ये इंफॉर्मेशन कोई भी हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की इंफॉर्मेशन क्या है कि मशीनरी वॉज ट्रांसफर्ड, हाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट को आपने एडजस्ट करना है अगेंस्ट रेजिडुअल। सो रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए बताई हुई है। ठीक है, सो रेजिडुअल वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है तो इसका मतलब ये भी आपको मिल गया। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है। अब अकाउंटिंग में तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं लेकिन टैक्स लॉ में के मुताबिक डेप्रिसिएशन नहीं होती। अब अगर आप सवाल को देखो तो इसमें हमने जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिवर्स की थी तो इसमें इन्होंने लिखा था इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और लीज एसेट। इसका मतलब अगर इस एसेट के ऊपर मैं कोई डेप्रिसिएशन बना रहा था और प्रॉफिट में से माइनस कर रहा था तो वो 19 लाख में शामिल थी, और मैं 19 लाख को ऑलरेडी रिवर्स कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम ज़रा अपने जो ट्रीटमेंट्स हैं उसको फाइनलाइज करते हैं कि एक तो मैंने एक्सपेंस बनाना होगा। फर्स्ट थिंग इज़ कि आई हैव टू क्रिएट एन एक्सपेंस जो कि रेंटल के बराबर होगा, और वो है 2,70,000। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी इस एसेट पे, और उसके लिए मुझे कॉस्ट चाहिए एंड दैट कॉस्ट इज़ 1 लाख। और जो प्लांट एंड मशीनरी के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट इज़ 15%। ठीक है, तो 15% के हिसाब से ये 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन बन जाती है इस लीज इस, जो कि अब आपका ओन्ड एसेट हो चुका हुआ है आखिरी दिन। अब आखिरी दिन आपका ये एसेट बना है तो क्या पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, तो वो टैक्स लॉ ने हमें क्लियरली बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन का असूल ही यही है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगी इन ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो साल के आखिरी दिन अगर एक्विजिशन हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरे साल का एक्सपेंस अलाउड होगा। सो 15,000 विल बी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड 2,70,000 विल बी लीज रेंटल। सो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपने बिजनेस की वर्किंग में। सो लीज रेंटल इज 2,70,000, दिस इज अलाउड एज एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो भी था और वो 15,000 हमने कैलकुलेट किया, सो दैट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस। नेक्स्ट आइटम इज एक वेयर हाउस है जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 10,40,000। नो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन इट। अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की तो क्या हुआ, आपको टैक्स डेप्रिसिएशन तो वर्कआउट करनी है। सो टैक्स डेप्रिसिएशन 10,40,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे। बिल्डिंग के ऊपर वैसे सिंपल ही है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, तो वेयर हाउस के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा दैट विल बी 10%, और 10,40,000 का मतलब 1,04,000 का टैक्स डेप्रिसिएशन बनेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइटम इज टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द टैक्स ईयर 2024 विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ पैरा 4 एंड 5।
तो पैरा 4 जो था वो ये था, और पैरा 4 ये था, और 5 ये था। तो इन दोनों की तो मैं डेप्रिसिएशन बना चुका हूँ अलग अलग। और बाकी एसेट्स के ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन उन्होंने कहा कि 15,60,000 है। तो वेरी गुड, वेलकम। टैक्स डेप्रिसिएशन 15,60,000। सो ये भी आप माइनस कर दें यहाँ पे। उसके बाद एडवांस इनकम टैक्स पेड 4,80,000। सो एडवांस इनकम टैक्स जो है इसकी अगेन हमें क्या करना है जी, 4,80,000 एडवांस टैक्स 4,80,000। सो आपके सवाल का सारा डेटा हमने फीड इन कर दिया है। अब हम अपनी जो वर्किंग्स हैं उसको फाइनल करके अपने मेन फॉर्मेट में फिगर्स ले जाते हैं। एंड बिफोर वी कंक्लूड ऑल दिस, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आइटम जो यहाँ पे ऊपर मैंशनड है, दैट इज़ फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है कि ये लीज मशीनरी के ऊपर है 35,703। नाउ फाइनेंशियल चार्जेस का मामला ये है कि टैक्स लॉ ने तो हमें पूरा लीज रेंटल एक्सपेंस के तौर पे अलाउड किया है। तो लीज रेंटल में तो प्रिंसिपल रीपेमेंट भी होती है और फाइनेंशियल चार्जेस भी होते हैं। तो जब आपने अपनी बिजनेस इनकम की वर्किंग में करेक्शन की थी और आपने लीज रेंटल को एक्सपेंस बनाया था, सो आपने यहाँ पे लीज रेंटल का एक्सपेंस कितना बनाया था, 2,70,000। तो इसका मतलब ये है कि ये 2,70,000 में ये 35,703 शामिल है। तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं, क्योंकि डबल तो नहीं ना एक्सपेंस बनाना। तो 35,703 को मैं वापस जमा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अब एक्सपेंस नहीं रख सकता, वो ऑलरेडी मैं पूरा लीज रेंटल एक्सपेंस बना चुका हूँ। और 35,703 चूँकि इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस हुआ हुआ है इस सवाल के डाटे के मुताबिक, तो इसलिए हमने इसको वापस जमा कर दिया। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे टोटल्स बना लेते हैं। सो इस बिजनेस इनकम का आप टोटल कर लें, तो इट विल बी 4,02,5,600। सो ये बिजनेस इनकम का टोटल हो गया, और आप बिजनेस इनकम लिख लें 4,02,5,600। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास और इनकम तो कोई नहीं है, तो इसलिए अब आप इनको टोटल कर सकते हैं। सो दिस विल बी 5,225,600, और ये 8 लाख होगा। इन दोनों को अगर आप जमा करेंगे तो आपके पास जो फिगर बनेगा दैट विल बी योर टोटल इनकम। इसमें अब डिडक्टेबल अलाउंसेस आप माइनस कर लें, तो व्हाट यू गेट इज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हमेशा नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली होती है। सो आप ये 1 लाख माइनस कर दो, तो व्हाट यू विल गेट इज 5,125,600। नॉन सैलरीड पर्सन के स्लैब रेट्स लगेंगे। 7 स्लैब आपने अप्लाई कर देना है। आई एम श्योर कि आपको स्लैब रेट्स अप्लाई करने आते हैं। 15% का रेट ऑफ टैक्स है डिविडेंड के लिए। सो व्हाट वी गेट हियर इज 11,5,8,960। ठीक है जी। अब रह गया टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट भी हमने एक वर्किंग खोल रखी है, और उस वर्किंग को अब हम फाइनल कर सकते हैं। सो जो टैक्सेबल इनकम भी आपने बनाई उसके ऊपर, अच्छा मैं पीछे छोड़ गया। सो दिस इज इट। सो 30% आप बनाएं जो आपकी टैक्सेबल इनकम है। सो टैक्सेबल इनकम इज, इसमें एफ को शामिल नहीं करना होता। 5,125,600, 5,125,600। इसका आप जब 30% वर्कआउट करेंगे तो what you will get is 1537680, 1537680। सो ये 30% आ गया जी। अब इन दोनों में से जो कम अमाउंट होती है दैट बिकम्स आवर वैल्यू सी। सो वैल्यू सी डेफिनेटली 1537680 होगा, 1537680। अब इस वैल्यू सी को मल्टीप्लाई करना होता है आपने ए ओवर बी से, यानी कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स से। सो 1537680 इसको मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास टैक्स से आपने टैक्स इम्पोज जो कैलकुलेट किया है नॉर्मल टैक्स रिजीम का, 11,58,960, और डिवाइड करें, दिस इज द वैल्यू ए, और वैल्यू बी इज एक्चुअली योर टैक्सेबल इनकम जो है 5,125,600।
FTR का कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरी इस कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है जी। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट इज 347688। सो 347688, दिस इज माई टैक्स क्रेडिट 347688। ये आप यहाँ पे माइनस कर दें। सो योर टैक्स पेबल नंबर कैन नाउ बी वर्कड आउट, जो कि है 811272। ठीक हो गया जी। सो विद होल्डिंग टैक्सेस आपके पास बने पड़े हैं, एक वर्किंग में आपने लिखे हुए हैं सारे। और वो कितनी अमाउंट है जी? वो बनती है 7,80,000। सो ये 7,80,000 अब आप अपनी मेन वर्किंग में माइनस कर सकते हो। 7 लाख, सो यू विल मेंशन हियर 7,80,000। तो जब आप ये माइनस कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट इज 31,272। सो दिस इज योर टैक्स डिमांड। ठीक हो गया जी। ओके, सो दिस इज इट। इसमें अब अगर आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।